प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लास में अपन ने हेनरी फियो द्वारा प्रतिपादित प्रबंध के सिद्धांतों की चर्चा की एवं उसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के बारे में भी जाना। इस वीडियो के माध्यम से आज मैं प्रबंध के जो अन्य सिद्धांत हैं उनकी चर्चा करूंगा और कोशिश करूंगा कि प्रबंध के सिद्धांत वाला चैप्टर आज अपन समाप्त कर सकें। अभी तक अपन ने काफ़ी सिद्धांतों की चर्चा की। अब जो सिद्धांत रह गए हैं जो कि वास्तव में इम्पॉर्टेंट है, उसमें एक सिद्धांत है अपवाद का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ एक्सेप्शन जो है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और इस सिद्धांत का प्रतिपादन F.W. टेलर ने किया था। यह सिद्धांत ये कहता है कि उच्च अधिकारी या प्रबंधक को अपने अधीनस्थ अधिकारी या प्रबंधक के दैनिक कार्यों या निर्णयों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उन्हें स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करने देना चाहिए। केवल असामान्य और अपवादजनक परिस्थितियों में ही उनके दैनिक कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि टेलर का ये मानना है कि उच्च प्रबंधकों, जो टॉप अथॉरिटी पे बैठे अधिकारी वर्ग हैं या टॉप मैनेजमेंट जो है, उनको अपने अधीनस्थ या प्रबंधकों के जूनियर मैनेजमेंट के जो कैडर के लोग हैं उनके कार्यों में सामान्यतः हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। उनको अपने कार्य में स्वतंत्रता देनी चाहिए, उनको अपना निर्णय करने की छूट होनी चाहिए और केवल अपवादजनक या ऐसी परिस्थितियाँ जब कि आपका इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना ज़रूरी है, तभी आप करें, अन्यथा अधीनस्थों को अपना कार्य करने में छूट मिलनी चाहिए। अब कौन सी वे परिस्थितियाँ आ सकती हैं जिसमें कि अधीनस्थों के कार्यों में प्रबंधकों को या उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप करना चाहिए? वे दो परिस्थितियाँ हैं। पहली परिस्थिति हम कह सकते हैं जब आती है कि जब कोई ऐसा कार्य या निर्णय हो जो कि अधीनस्थों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों के अंतर्गत ना हो, मतलब उनकी कार्यक्षमता से कोई बढ़कर कोई कार्य हो, तो उच्च अधिकारियों को निम्न अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप करना चाहिए। या फिर ऐसा कोई महत्वपूर्ण निर्णय या कार्य किया जाना है जिसके लिए निर्णय उच्च प्रबंधकों द्वारा ही किया जाएगा और यदि ऐसा निर्णय उच्च प्रबंधकों द्वारा निम्न स्तर के अधिकारियों पर छोड़ दिया गया तो उससे संगठन को नुकसान होगा या कोई असामान्य हानि होने की संभावना है। उन परिस्थितियों में तो उच्च प्रबंधकों को इंटरफेयर करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। अन्यथा टेलर का ये मानना था कि किसी भी परिस्थिति में उच्च प्रबंधकों को अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इस सिद्धांत की जो आधारभूत मान्यता है वो यह है कि अधीनस्थों को अपने निर्णयों में स्वतंत्रता देकर उच्च अधिकारी अपने समय को दूसरे महत्वपूर्ण कार्यों में लगा सकेंगे। इतना ही नहीं, हस्तक्षेप न होने पर अधीनस्थ भी अधिक उत्साह, लगन और जिम्मेदारी से काम करेंगे। तो अगर आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो उसके दो फायदे हैं। क्योंकि आप हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं डे टू डे कार्य में, दिनचर्या, रोज़ की दिनचर्या के कार्यों में, तो आप क्या कर सकते हैं, आप अपना अमूल्य समय संगठन की प्लानिंग पर दे सकते हैं और जो भी समय आप हस्तक्षेप में लगाएंगे वो आपका समय ज़ाया हो रहा है तो उसको आप अन्य कार्यों में उपयोग में ले सकते हैं। और दूसरा, हस्तक्षेप नहीं करते हैं तो अधीनस्थों को भी बहुत अधिक उत्साह और लगन होता है और वो जिम्मेदारी से कार्य करते हैं, क्योंकि उनको पता है कि जो उनके बॉसेस हैं, जो प्रबंधक हैं, वो हमारे कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और हमें ही सारा कार्य करना है, तो बहुत अच्छी तरीके से कार्य संपन्न करेंगे। तो ये है अपवाद का सिद्धांत। अपवाद का सिद्धांत सिर्फ ऐसा कहता है कि उच्च प्रबंधकों को अपना सारा कंसंट्रेशन, अपना सारा फोकस किस पे करना है, अपने कार्यों पर करना है, प्लानिंग पे करना है, संगठन को कैसे आगे ले जाए उस पे करना है। अगर प्रबंधक डे टू डे मैटर्स में अपने अधीनस्थ कार्य करने वाले कर्मचारियों के कार्यों में हस्तक्षेप करेंगे
तो फिर उच्च प्रबंधक का या नीचे स्तर पर बैठे प्रबंधकों का कोई अर्थ नहीं रहता। तो समय की बचत भी होती है आपात स्वरूप परिस्थितियों में हस्तक्षेप करने से, और निम्न स्तर पर बैठे अधिकारी भी ये अच्छा महसूस करते हैं कि जो भी कार्य करना है उनको स्वयं ही करना है और प्रबंधक उनके कार्यों में कोई दखलंदाजी नहीं करते हैं। इसी तरीके से प्रबंधन का एक अन्य सिद्धांत है और वो सिद्धांत है नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ स्पैन ऑफ कंट्रोल। नियंत्रण के विस्तार से तात्पर्य कर्मचारियों की उस संख्या से है जो एक अधिकारी के नियंत्रण के विस्तार से अधिकारी के प्रत्यक्ष नियंत्रण में कार्य करती है। नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत ये कहता है कि कोई भी अधिकारी असीमित संख्या में अधीनस्थों का नियंत्रण या निरीक्षण नहीं कर सकता, अतः उसके निरीक्षण और नियंत्रण में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या सीमित होनी चाहिए। ये तय बात है कि कोई भी अधिकारी या कोई भी प्रबंधक चाहे कितना भी अच्छा प्रबंधक क्यों ना हो, हर एक प्रबंधक की कार्य करने की अपनी एक सीमा है और वो इस सीमा के भीतर रहकर ही कार्य कर सकता है। तो प्रबंधक को अपनी सीमाओं का ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। अब ये डिपेंड करता है प्रबंधक की क्षमताओं पर, कार्य क्षमताओं पर या उसकी कैपेबिलिटीज़ पर कि वो कितना क्षमतावान है। एक प्रबंध के वैज्ञानिक हुए ग्रेकुनास ने बताया कि कोई भी अधिकारी प्रत्यक्ष रूप से 5 और अधिक से अधिक 6 अधीनस्थों से अधिक का निरीक्षण और नियंत्रण नहीं कर सकता। तो ग्रेकुनास का ये स्पष्ट सोचता मानना था कि जहाँ तक नियंत्रण का सवाल है कर्मचारियों पर, तो एक अधीनस्थ, एक बॉस अधिक से अधिक 5 या 6 व्यक्तियों का बॉस होना चाहिए। उन व्यक्तियों का बॉस होने पर वो उनका कार्यों का निरीक्षण अच्छे से कर सकेगा। लेकिन यदि एक व्यक्ति एक प्रबंधक के अधीन 10 या 15 लोग काम करते हैं तो उस प्रबंधक के लिए इतने व्यक्तियों का निरीक्षण या नियंत्रण करना बहुत कठिन कार्य हो जाएगा। तो ग्रेकुनास का स्पष्ट सोच था, स्पष्ट मान्यता थी कि एक व्यक्ति को अधिक से अधिक 5 या 6 अधीनस्थ मिलने चाहिए जिसके कार्यों का वह निरीक्षण या नियंत्रण करे। इसी प्रकार उर्विक का यह मानना था कि एक व्यक्ति को अधिक से अधिक या एक प्रबंधक के अधीन अधिक से अधिक 4 ही अधीनस्थ कर्मचारी होने चाहिए ताकि वो अपने कार्यों को अच्छी तरीके से संपादित कर सकें। तो नियंत्रण विस्तार का सिद्धांत ये कहता है कि प्रबंधकों की क्षमता तथा कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर अधीनस्थों की संख्या तय करनी चाहिए। यदि प्रबंधक बहुत सक्षम है, बहुत क्षमतावान है, तो 6 से ज़्यादा भी व्यक्तियों को वो अपने अंडर में काम करवा सकता है और कार्य की प्रकृति को ध्यान में रखकर भी इस सिद्धांत को अपनाना चाहिए। तो नियंत्रण के विस्तार का सिद्धांत का तात्पर्य ये हुआ कि हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितने व्यक्तियों का नियमन या नियंत्रण कर सकता है। अगला एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस या संतुलन का सिद्धांत। संतुलन का जो सिद्धांत है वो ये कहता है कि संगठन के प्रत्येक विभाग में संतुलन बनाए रखना चाहिए ताकि संगठन की कार्यकुशलता बनी रह सके। अब हम सब भली भांति परिचित हैं कि जब एक संगठन कार्य करता है तो संगठन में बहुत से विभाग होते हैं और उन विभागों में आपस में संतुलन होना चाहिए। प्रत्येक विभाग को उतना ही बड़ा बनाया जाना चाहिए जिससे कि उसकी क्षमता और साधनों का अनुकूल उपयोग हो सके। मतलब विभाग इतना छोटा भी ना हो कि उसकी क्षमता बहुत अधिक हो और हमने क्षमता से कम बना दिया, विभाग उतना बड़ा भी ना हो कि विभाग की इतनी क्षमता ही नहीं और हमने उसको बहुत बड़ा बना दिया। तो विभाग का क्या आकार होना चाहिए। तो इस मामले में प्रबंधक का सोच है, इस सिद्धांत का ये सोच है कि प्रत्येक विभाग को उतना ही बड़ा बनाया जाना चाहिए जिससे उसकी क्षमता एवं साधनों का अनुकूलतम उपयोग हो सके। इसके अतिरिक्त सभी विभाग, जितने भी विभाग संगठन में कार्यरत हैं, सभी विभाग लगभग समान आकार और कार्यक्षेत्र के ही बनाए जाने चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि एक विभाग तो बहुत बड़ा कर दिया आपने और एक विभाग बहुत छोटा कर दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यथासंभव कोशिश करके
ये प्रयास करना चाहिए कि संगठन के प्रत्येक विभाग लगभग बराबर हों, सभी विभागों तथा अधिकारियों के बीच अधिकारों के केंद्रीकरण या विकेंद्रीकरण, अधिकार प्रत्योजन में भी संतुलन रखना चाहिए। मतलब ये कि संगठन में कार्य करने वाले जो व्यक्ति हैं और उन अधिकारी हैं, उन अधिकारों के बीच जो केंद्रीकरण हो अधिकारों का या विकेंद्रीकरण हो या अधिकार प्रत्योजन की बात आ रही है, तो उसमें भी पर्याप्त संतुलन बनाए रखना चाहिए। पर्याप्त संतुलन से संस्था का पर्याप्त विकास होगा और लागतों में भी आप कमी कर सकेंगे। एक प्रबंध का महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रमापीकरण का सिद्धांत भी है, प्रिंसिपल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। अब इस सिद्धांत को टेलर और गेंट आदि विज्ञान प्रबंधकों ने बनाया है। यह सिद्धांत ये कहता है कि प्रत्येक कार्य के लिए कुछ निश्चित प्रमाप स्टैंडर्ड्स होने चाहिए या तय कर लेने चाहिए। जब कार्य के स्टैंडर्ड पहले से तय कर दिए जाते हैं तो कार्य को मापना आसान होता है और आप आसानी से पता कर सकते हैं कि संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल हुआ या नहीं हुआ। तो जब हम प्रमाप तय कर देते हैं तो उसका फ़ायदा क्या होता है कि हम प्रमाप से तुलना करके कार्य की आसानी से पता कर लेते हैं कि कार्य प्रमापों के अनुसार हो रहा है या नहीं हो रहा है। दिक्कत कहाँ आ रही है? जहाँ प्रमाप हम गुणात्मक रूप में तय करते हैं, वहाँ फिर भी प्रमापों को मापना मुश्किल होता है, किंतु जहाँ प्रमाप हमने संख्यात्मक रूप में व्यक्त किए हैं, वहाँ पर हम प्रमापों को आसानी से जान सकते हैं। हर एक व्यक्ति को पता है प्रमाप क्या है और प्रमापों के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये प्रभाव का सिद्धांत है। नेक्स्ट सिद्धांत है मानवीय संबंधों का सिद्धांत। मानवीय संबंधों या प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन रिलेशंस, ये सिद्धांत भी बड़ा इम्पॉर्टेंट सिद्धांत है और ये सिद्धांत बताता है कि संगठन में मनुष्य जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उत्पादन के साधनों में भूमि, श्रम, पूंजी सब होती है, लेकिन जो प्रबंध करता है व्यक्ति, उसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो मानवीय संबंधों का है। यदि संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों के मध्य और प्रबंधकों के मध्य मानवीय संबंध अच्छे हैं, ह्यूमन रिलेशंस अच्छे हैं, तो क्या होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि संगठन में लोग मन से काम करेंगे और आए दिन जो होने वाली स्ट्राइक्स हैं, लॉकआउट्स हैं, छटनी हैं, उन सब का उपयोग नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके उलट हम कई संगठन ऐसे देखते हैं जहाँ पर कि मानवीय संबंध संगठन में अच्छे नहीं हैं, और मानवीय संगठन अच्छे नहीं होने से मैनेजमेंट, प्रबंधक या कर्मचारी में टकराव की स्थिति आती है और आए दिन झगड़े की संभावना बनी रहती है, स्ट्राइक की संभावना बनी रहती है और कार्य के घंटों का अनावश्यक रूप से नुकसान होता है। तो प्रबंध का ये सिद्धांत कहता है कि मानवीय संबंधों को बहुत सुदृढ़ करना चाहिए, उससे हम बहुत अच्छे तरीके से संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त कर पाएंगे। इसी प्रकार से एक सिद्धांत है प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन या समन्वय का सिद्धांत। मूनी एवं रीले ने प्रबंध के समन्वय के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। मूनी और रीले ने प्रबंध के समन्वय के सिद्धांत को काफ़ी महत्वपूर्ण माना है और कुंच और विरिच ने तो समन्वय को प्रबंध की आत्मा या प्रबंध का सार तक कह दिया, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कह दिया। हेरल्ड कुंच ने क्या कहा कि कोऑर्डिनेशन जो है इट इज़ द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो ये सिद्धांत ये कहता है कि संस्था के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन के सभी विभागों तथा कर्मचारियों के कार्यों में समरूपता एवं क्रमरूपता, ऑर्डरली सिंक्रोनाइजेशन ऑफ एफर्ट्स होने चाहिए। मतलब संगठन के प्रत्येक विभाग में, संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों में आपस में समन्वय होना चाहिए, तालमेल होना चाहिए। यदि तालमेल नहीं है तो तालमेल के अभाव में संगठन अपने उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो तालमेल का होना बहुत जरूरी है। अगर आप गेम्स में भी देखते हैं, चाहे फुटबॉल लीजिए चाहे हॉकी लीजिए, ये दोनों गेम ऐसे हैं जो गेम तालमेल के हैं। इंडिविजुअली आपके पास बहुत अच्छे प्लेयर्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपस में उनमें तालमेल नहीं है, कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपकी टीम संघर्ष करती नजर आएगी जीतने की बजाय। सेम इज़ द केस विद ऑर्गेनाइजेशंस, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने भी अच्छे कर्मचारी अपॉइंट कर लीजिए, कितने भी अच्छे अधिकारी अपॉइंट कर लीजिए, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य यदि प्रॉपर तालमेल नहीं है तो संगठन तरक्की नहीं कर सकता। एक अन्य सिद्धांत है अभिप्रेरणा का सिद्धांत।
अभिप्रेरणा का सिद्धांत ये कहता है कि संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अच्छा कार्य करने के लिए सदैव अभिप्रेरित करना चाहिए। यदि आप संगठन में कार्य करने वाले व्यक्तियों को अभिप्रेरणा नहीं देते हैं तो अच्छा कार्य करने वाले व्यक्ति भी धीरे धीरे कार्य करना बंद कर देते हैं या उनकी कार्यक्षमता भी घट जाती है। अभिप्रेरणा हर एक व्यक्ति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी व्यक्ति संगठन में काम कब करेगा और क्यों करेगा? क्योंकि उसको अभिप्रेरणा की आवश्यकता होगी। अब प्रेरणा हम कैसे दें? प्रेरणा हम भौतिक पैसे के रूप में भी दे सकते हैं, पैसा हम बगैर पैसे के भी दे सकते हैं। इसको हम कहते हैं फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन और नॉन फाइनेंशियल टेक्निक्स ऑफ मोटिवेशन। पैसा जैसा हम सब जानते हैं कि बहुत ही एक अच्छा अभिप्रेरक तत्व है, लेकिन पैसा ही सब कुछ नहीं है। कई बार बगैर पैसे के भी लोग काम करते हैं। तो खैर ये चर्चा हम बाद में अभिप्रेरणा के चैप्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें ये इस सिद्धांत में समझ लेना जरूरी है कि अगर व्यक्तियों से काम करवाना है तो काम करवाने के लिए व्यक्तियों को अभिप्रेरित करना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति अभिप्रेरणा के अभाव में अच्छा कार्य नहीं करता, और यदि हम अभिप्रेरणा नहीं देंगे तो संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो प्रबंध के जो वैज्ञानिक हैं उनका ये मानना है कि अभिप्रेरणा बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर है, और अधिकारियों को, प्रबंधकों को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी कर्मचारी उनके यहाँ संगठन में काम कर रहे हैं वो पर्याप्त रूप से अभिप्रेरित रहें, ताकि वो संगठन के लिए अच्छा से अच्छा कार्य कर सकें, कुशलतापूर्वक कार्य कर सकें और संगठन के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। तो विद्यार्थियों, ये अपने प्रबंध के कुछ सिद्धांत थे जिनकी अपन ने चर्चा की, और ये सिद्धांत अब अपन के कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में किसी अन्य टॉपिक को लेंगे और उस पर चर्चा विस्तार से करेंगे। धन्यवाद।